स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट के पार्ट 15 में आप सभी 12th साइंस बच्चों का स्वागत है। और आज इस पार्ट 15 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले पढ़ाए गए टॉपिक पर थोड़ा हम लोग रिकैप कर लें। प्रीवियस क्लास में हमने हैलोजन फैमिली का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर स्टडी किया था, जिस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि ये जितनी भी एलिमेंट्स हैं इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, इसके रंग कैसे कैसे हैं। चूँकि आप जानते हैं हैलोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है। सॉल्बिलिटी कैसी होगी, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा इसका, कौन मेटल्स कौन नॉन मेटल्स और कौन मेटलॉइड्स होते हैं, डेंसिटी क्या होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, और साथ ही साथ इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसी होती है। स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह याद होगा हमने यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपैरिजन किया था। आई होप आपको जो रीज़न हमने बताया था कि क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्यों होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रीवियस पार्ट 14 में समझ चुके हैं। और आज हम लोग पार्ट 15 में जो टॉपिक आप लोग के लिए लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। और आज ही के क्लास में लोग एक और टॉपिक पर बात करेंगे, क्लोरीन, जिसे हम कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ऑक्सीडेशन स्टेट। आप हर फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो, जैसे ऑक्सीजन फैमिली का भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट बताए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हैलोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, इसके कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। तो किसी भी फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। आपको याद है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5 इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, और इसी को देख के हम समझ सकते हैं इसका क्या होना चाहिए, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ये आप देख रहे हैं कि ये NH2 है, NP5 है। NH2 में हमारे s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड है, और NP5 में 5 इलेक्ट्रॉन है जो इसमें से एक अनपेयर्ड है। यानी अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। आपको याद होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो एक पूरा करता है या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके। तो इस बेस पर यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन स्टेट या तो -1 या फिर +1 हो सकता है। ओके, तो यदि हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर NH2 NP6 है, यानी NP6 का मतलब हो गया P में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फील्ड है। ओके, तो हम यदि कहें कि हैलोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए तो हम बोलेंगे -1 होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव चार्ज राइज कर रहा है, वन यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। लेकिन यदि हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबिलिटी की बात करें, वेरिएबिलिटी मतलब कि जिस एलिमेंट के वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल हो। हालांकि फ्लोरीन में ये d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है 2p में, और 2p के बाद 3d ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, 2p के बाद 2d ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। तो हमारे फ्लोरीन में वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाद बाकी जितने भी एलिमेंट इस फैमिली के हैं ये सारे के सारे वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा, हम ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ग्राउंड स्टेट एज ए ओरिजिनल स्टेट तो NH2 NP5 होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ND में आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्या कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, नहीं। तो क्या कर सकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इस बेस पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 हो सकता है। सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड से यदि बात करें, ये एक्साइटेड होकर क्या होगा, तो एक्साइटेड इससे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब डिजनरेट हो, यानी इलेक्ट्रॉन जब अपने पेयर से यदि वो वैकेंट d ऑर्बिटल में एक्साइटेड होकर जंप करे, तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होकर d में चला गया। अब बताओ उस पर कितने अनपेयर्ड हो गए, 3। तो इसकी अब पॉसिबल ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, +3। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो आपका यहाँ जो p ऑर्बिटल में जो पेयर्ड है ये भी यहाँ पर एक्साइट होकर जा सकता है। तो ये एक्साइटेड होकर अगले d ऑर्बिटल में जब चला जाता है तो अब इसके पास कितने अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 ऑर्बिटल, यानी 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस बेस पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, +5 हो सकता है। क्या और भी हो सकता है इसका एक्साइटेड स्टेट, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी भी इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक्साइटेड, थर्ड एक्साइट इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट हुआ, और एक्साइटेड होके आपके चला गया d ऑर्बिटल में। अब बताओ कितने इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह इसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +7। तो कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों
कि हैलोजन फैमिली में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो वेरिएबल होता है एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ के बाद बाकी जितने भी एलिमेंट इसके हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है। लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए, इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर तुम क्या बोलेंगे, -1। क्या बोलेंगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का, -1। और वेरिएबल में +1, +3, +5 और +7, बट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स इन -1। ओके। अब फ्लोरीन की जो भी बात करते हैं, फ्लोरीन में हमने कहा d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होता है। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में हम जानते हैं फ्लोरीन होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, जनरली -1। ठीक है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली क्या होता है, -1 होता है। क्लियर है क्यों होता है केवल -1, चूंकि इसकी वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। ओके, तो चलिए समझ में आ गया। तो ओवरऑल हमने देखा कि फ्लोरीन को छोड़ के बाद बाकी जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करता है, +1, +3, +5 एंड +7। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो हैलोजन फैमिली में पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है, -1, +1, +3, +5 और +7। कॉमन ऑक्सीडेशन की स्टेट की बात करें तो बोलिए क्या, कॉमन ऑक्सीडेशन की बात करें तो -1। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं हैलोजन फैमिली की ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका कैसा होगा, तो यदि ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो जितने भी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में हैलोजन जो है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो आप बताओ ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, ये कैसा एजेंट होगा। तो हम बोलेंगे ऑल हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑल हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करता है। इसके एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ही अच्छी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हैलोजेंस हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंफ्यूज मत होइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को, बोलिए क्या, गेन करता हो। गेन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लूज करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके पास एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की काफ़ी ज़्यादा। यदि ऑक्सीडाइजिंग पावर की यदि हम ऑर्डर देखें, हाइट ऊपर से यदि नीचे आए तो हम क्या पाएंगे, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, चूँकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में फ्लोरीन आता है, और सबसे यदि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो आयोडीन। तो आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होता है। समझ में आ गया। अब आते हैं रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ हैलोजन का क्या रिएक्शन होगा। यदि हम हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो हैलोजन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हैलोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट फॉर्म हाइड्रोजन हाइलाइट। हाइड्रोजन हाइलाइट मतलब HX। तो इसमें आपको क्या याद रखना है बच्चों, कम से कम ये जो हम बता रहे हैं इसको याद रखिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, चूँकि हैलोजन, आपका हैलोजन का हाईलाइट जो होता है, यानी कि हाइड्रोजन हाईलाइट जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है, और एसिडिक नेचर सबका अलग होता है। तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा HI और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर होगा HF। याद रहेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ में हाइड्रोजन हाइलाइट का सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का, और सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। क्या बता सकते हैं क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हाइलाइट में वही एसिडिक स्ट्रेंथ की ज़्यादा होगी जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होगा। आप बोल सकते हो कि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। बोलो क्यों, क्योंकि HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। जहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, इसलिए HF की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा और HI का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। यदि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो HF की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और HI की स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। यदि बात करें क्यों, तो दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्यों इसकी स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में घट रहा है, क्योंकि HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होता है। जैसे जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, बोलिए, जैसे जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन कम होगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ओके, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का संबंध मॉलिक्यूलर साइज से है। यदि हम बात करें कि मॉलिक्यूलर साइज पे यदि देखा जाए तो हम कहेंगे HCl की मॉलिक्यूलर साइज सबसे ज़्यादा है, लेकिन HF में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसकी ज़्यादा होगी, थोड़ा सा इरेगुलर पैटर्न में आप देखने को मिल रहा होगा। HF का ज़्यादा HI से, HI का ज़्यादा HBr से, और HBr का ज़्यादा HCl से। ऐसा क्यों है,
ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि आप जो HF का सबसे ज़्यादा देख रहे हो, क्योंकि HF की ज़्यादा इसलिए कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसकी सबसे ज़्यादा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण। लेकिन आगे हम क्या देख रहे हैं कि HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि HCl का क्या हो गया, कम हो गया, HBr का ज़्यादा हो गया, HI का और ज़्यादा हो गया। इसका कारण वान डर वाल फोर्स है। जितना ज़्यादा वान डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर साइज जितना ज़्यादा होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछिएगा। HF हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने कहा ना कि HF में ऐसा क्या है, HF की पोलरिटी ज़्यादा होती है। HF की पोलरिटी ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट होगा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट होता है वो ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो HF की हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बाद बाकी जो है रेगुलर पैटर्न में इंक्रीज करेगा। HCl के बाद HBr, HBr के बाद HI। ये आखिर HI का ज़्यादा सबसे क्यों है इन तीनों में से? क्योंकि इसका मामला यहाँ जाता है वान डर वाल फोर्स। जितना ज़्यादा वान डर वाल फोर्स होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। As the size increases, van der Waals forces increases and hence boiling point increases। समझ में आ गया? चलिए ये रीज़न आपको हम समझा दिए। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर की बात करें, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर की बात करें तो HF की परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी आयनिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए HF की आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा, और सबसे कम परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर वो कौन है? HI। चूँकि आयोडीन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से है, इसलिए इसका परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर सबसे कम होगा, और HF का परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर था हमारा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। चूँकि आप जब हम केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होता, या कोई भी आयनिक कंपाउंड पर 100% आयनिक नहीं होता। आगे डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट का यदि हम बात करें तो डायपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है? पोलरिटी पर, चार्ज पर। तो आपको याद होगा कि HF की पोलरिटी सबसे ज़्यादा, चूँकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो बताइए सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? तो ऑफकोर्स HF का ज़्यादा होगा, और सबसे कम किसका होगा? HI का ज़्यादा होगा, पोलरिटी ज़्यादा होने के कारण। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, वो तो जानते ही हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगा तो पोलरिटी घटेगी, और पोलरिटी घटेगी तो डायपोल मोमेंट घटेगा। रेड्यूसिंग पावर की बात करें तो कौन ज़्यादा आसानी से रिड्यूस कर सकता है? बिल्कुल सिंपल है, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन कम होगा वो ज़्यादा आसानी से रिड्यूस करेगा खुद को। तो HI की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, और HF की रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। ओके, चलिए कंप्लीट। तो ये था रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हाईलाइट के कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं मेटल के साथ इसका रिएक्शन पर, कि कोई भी हैलोजन फैमिली मेटल के साथ उसका कैसा रिएक्शन होता है, उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा होता है। हैलोजन रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाईलाइट। जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? हाईलाइट फॉर्म करेगा। लेकिन इसकी आयनिक करेक्टर की बात करें तो मेटल फ्लोराइड की आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? पता है ना, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा उसका आयनिक करेक्टर भी सबसे ज़्यादा होगा। हाईलाइट इन हायर ऑक्सीजन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट देन वन इन द लोअर ऑक्सीजन स्टेट। एक बात और, जिस हाईलाइट का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होगा, जिस हाईलाइट का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उसकी कोवेलेंट नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। नहीं समझे? जैसे MgCl2 और AlCl3। अब बताइए, MgCl2 में मैग्नीशियम का ऑक्सीजन +2 और AlCl3 में एल्युमिनियम का ऑक्सीजन +3। तो एक में ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैसा कोवेलेंट नेचर किसका ज़्यादा होगा? तो हम कह रहे थे कि वो हाईलाइट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? ज़्यादा हो, तो वो मोर कोवेलेंट होगा, मतलब उसकी कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में? उसकी तुलना में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट, ऑक्सीडेशन रेट क्या है? कम है। जैसे कि MgCl2 और AlCl3। तो बताओ कौन कोवेलेंट ज़्यादा होगा? तो ऑफकोर्स AlCl3 के ज़्यादा होगा। बोलो क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, जबकि MgCl2 में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन +2 होगा। तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर जितना होगा मेटल हाइलाइट का, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही बोलिए ज़्यादा होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोरीन के बारे में। जैसे हम लोग पढ़े थे नाइट्रोजन फैमिली में डाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली में डाई ऑक्सीजन, हैलोजन फैमिली हम लोग पढ़ना है क्लोरीन। क्लोरीन क्या क्या पढ़ना है? वही कौन कौन से मेथड से क्लोरीन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो चलिए आपको हम प्रिपरेशन का कई सारा तरीका बताने जा रहे हैं। तो इट कैन बी प्रिपेयर बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आप इनमें से कोई भी मेथड से, कोई भी एक मेथड से आप क्लोरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आपको वन बाय वन सारा मेथड बताने जा रहे हैं। सबसे पहला मेथड है, आप क्या करो, मैग्नीज डाइऑक्साइड, हीटिंग विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट MnO। मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को यदि आप हिट करते हो, किसके प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में HCl के साथ, कॉन्क HCl को जब आप हिट करते हो, इसके साथ रिएक्शन करवाते हो, तो आपको ये देता है मैग्नीज डाइक्लोराइड, और क्या देता है, क्लोरीन देता है, और आपको वाटर। क्या मिला बताइए, मिला क्लोरीन। तो बाय हिटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब आप मैग्नीज डाइऑक्साइड को हिट करते हो किसके साथ, कॉन्क HCl के साथ, तो आपको मिलता है क्लोरीन। ये मेथड याद रहना चाहिए। एक बात हम और कहेंगे स्टूडेंट, जो बता रहे हैं आपको नोट्स हम अलग से नहीं दे रहे हैं। आप वीडियो को देखने के साथ पॉज करते हुए नोट्स को आप अपने कॉपी में राइट डाउन करो, क्योंकि हमें देखने को हमें मिला है कि आप नोट्स भेजते हो तो लिख तो लेते हो, लेकिन वीडियोस को आप देखते नहीं हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नोट्स आपको हम नहीं दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे जो आप पढ़ रहे हो, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हो, उस वीडियो को पॉज करते हुए इस नोट्स को राइट डाउन करोगे। समझ में आ गया मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्क HCl कैन बी रिप्लेस्ड बाय मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मतलब कॉन्क HCl को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके मिक्सचर से, कॉमन सॉल्ट समझते हैं NaCl, और कॉन्क H2SO4 के जगह पर हम यूज कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड को H2SO4 से पास किया। वही कॉमन सॉल्ट देखिए, ये जो बताया उसका रिएक्शन बता रहे हैं। सोडियम क्लोराइड को MnO2 से पास किए, यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर HCl के जगह पर आप NaCl और H2SO4 यूज कर रहे हो। तो क्या मिल गया, मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस सोडियम बाइसल्फेट प्लस वाटर, और ये मिल गया हमारा क्लोरीन। तो इस मेथड से भी हम क्लोरीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगला मेथड, बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। यदि आप पोटेशियम परमैंगनेट को पास करते हो KMnO4, किसके साथ करवाते हो, एक्शन करवाते हो किसके साथ, HCl के साथ, तो भी हमें मिलता है, बोलिए क्या, पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, मिला क्लोरीन। तो इस मेथड से भी हम क्लोरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, एक्शन करवा के, किसको, HCl के साथ, किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है। रिएक्शन याद रहना चाहिए, सारे रिएक्शन जो आ रहा है वो अपने कॉपी पर राइट डाउन करोगे, उसको याद करना आपको है सारा रिएक्शन, क्योंकि इनऑर्गेनिक में P ब्लॉक में रिएक्शंस याद रहना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़े। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, मैन्युफैक्चर मतलब समझ रहे हैं आप, मैन्युफैक्चर मतलब जो कमर्शियल स्केल में, लार्ज स्केल से जिसे क्लोरीन का प्रिपरेशन किया जा सके। तो चलिए क्लोरीन का मैन्युफैक्चर बता रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस का नाम है डेकोन्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, डेकोन्स प्रोसेस। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, CuCl2 कैटलिस्ट एट 723 केल्विन। क्या कहा हमने कि यदि आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, किसका ऑक्सीडेशन करवाते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, HCl का, किसके द्वारा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ यानी O2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कौन सा कैटलिस्ट, कॉपर क्लोराइड। कितना टेम्परेचर देते हो, 723 केल्विन। तो ये ऑक्सीडाइज करके आपको क्लोरीन देता है। देखिए ये HCl है प्लस O2, ये एरो के ऊपर आप लिखेंगे एज ए कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड, टू प्रोड्यूस क्या, क्लोरीन प्लस वाटर। यानी कि एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पर यदि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस का पासिंग करते हो, हिट करते हो, 723 केल्विन टेम्परेचर देते हो, तो ये रिएक्शन करके आपको दे देता है क्या, क्लोरीन गैस। नेक्स्ट डेकोन प्रोसेस के बाद एक और प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग में, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया जाए, हम उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम क्लोरीन को प्राप्त कर सकते हैं। किस पर पास करेंगे, एक सॉल्यूशन पर। उस सॉल्यूशन का नाम है ब्राइन सॉल्यूशन। क्या नाम उसका है, ब्राइन सॉल्यूशन। आप बोलोगे सर ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, तो सोडियम क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्क NaCl के सॉल्यूशन को, कॉन्क NaCl के सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। जब कॉन्क NaCl के सॉल्यूशन पे जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आपका कौन सा गैस लिबरेट होता है, मुक्त होता है, क्लोरीन गैस मुक्त होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। तो क्लोरीन कहाँ डिपॉजिट होगा, कहाँ लिबरेट होगा, तो नेगेटिव प्लेट में। और नेगेटिव प्लेट को, सॉरी गलत बोल दिए, नेगेटिव प्लेट में क्लोरीन डिपॉजिट होगा। क्लोरीन नेगेटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये कहाँ लिबरेट होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन है, हमारा एनोड। एनोड मतलब जहाँ एनायन डिपॉजिट हो। एनायन कौन, क्लोराइड आयन। देखिए हम यहाँ समझाते हैं, ये आपका सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सॉल्यूशन है कॉन्क। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इस इलेक्ट्रोड के जरिए,
देखिए बैटरी है ना, सोर्स, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो NaCl क्या होगा, डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस में। Cl माइनस किधर लिबरेट होगा बताइए, Cl माइनस लिबरेट होगा पॉजिटिव की तरफ, ये पॉजिटिव, एनाइन डिपॉजिट होगा पॉजिटिव की तरफ और केटाइन डिपॉजिट होगा नेगेटिव की तरफ। तो ये एनोड है, तो ये जो भी क्लोराइड आयन जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा किस पर, एनोड पर, कार्बन के एनोड पर। तो इस तरह इलेक्ट्राइसिस करके हम क्लोरीन का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से। किसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, कॉन्क NaCl के सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। और इसमें इलेक्ट्राइसिस करके हम क्लोरीन गैस को लिबरेट कर सकते हैं एट एनोड। तो इतने सारे मेथड से क्लोरीन का हम प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलिए अब आते हैं क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ में। क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये होता कैसा है, तो आपको एक बार दिखाए थे क्लोरीन का कलर नेचर होता है, तो ये होता है ग्रीनिश येलो गैस। कैसा, ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट, कड़वा स्मेल होता है, एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, अच्छा स्मेल नहीं, घुटन वाला स्मेल। यदि आप इसको आपके किस तरह आप इसको सूंघ लेते हो तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, सफोकेटिंग स्मेल, सफोकेट हो जाएगा, मतलब एक घुटन जैसा महसूस होगा। और ये पानी में भाई घुल जाता है, यदि आप इसको पानी में डालो तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्व होता है। इट रिएक्ट विथ नंबर ऑफ मेटल, कई सारे मेटल के साथ ये रिएक्ट करता है और नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करके क्या देता है, क्लोराइड देता है। जैसे रिएक्शन देखिए, एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एज ए मेटल, फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एज ए नॉन मेटल। यानी ये मेटल से भी और नॉन मेटल से भी क्या करता है, रिएक्ट करता है। हम यहाँ पर कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल का रिएक्शन दिखाएं, आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, यदि आप उसे एक्सेस ऑफ अमोनिया क्लोरीन, यदि आप किसी क्या बोलते हैं ये क्लोरीन को एक्सेस अमोनिया से पास करते हैं, अमोनिया का रिएक्शन आप लोग पढ़े हैं, अमोनिया पढ़ा है आप लोग नाइट्रोजन फैमिली में, और ये रिएक्शन आप पढ़े हैं। जब आप एक्सेस अमोनिया को पास करते हैं तो क्लोरीन आपको देता है नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड। क्या देता है, क्लोरीन देता है आपका नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड। रिएक्शन देखिए, जब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज फॉर्म, कैसे देखिए, तो ये हमारा अमोनिया एक्सेस में है, आप इसे क्लोरीन से पास किए, क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड, और क्या मिला, डाइनाइट्रोजन, और क्या मिला, ये आपका किस केस में, जब हमारा अमोनिया एक्सेस में हो। एक बार इस लाइन को फिर से रिपीट करें, विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया क्लोरीन गिव नाइट्रोजन, जब आपका अमोनिया एक्सेस तो आपको देता है क्या है, नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड। वेरेज विथ एक्सेस क्लोरीन, लेकिन यदि अमोनिया एक्सेस की जगह पे यदि आप क्लोरीन को एक्सेस रखते हो तो क्या देता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये रिएक्शन आप अमोनिया में पढ़े हैं, दोनों केस का रिएक्शन आपको हम बताए हैं अमोनिया वाले में, आप देख सकते हैं, बताएं आपको। ठीक है, तो क्या क्या केस था, थोड़ा एक्सेस आपका यहाँ लिखा गया, ये एक्सेस यहाँ लिखेंगे, इस एक्सेस को आप यहाँ लिखेंगे इस क्लोरीन की जगह पर। समझ में आ गया, तो ये एक केस में अमोनिया एक्सेस है जहाँ हमें अमोनियम क्लोराइड और डाइनाइट्रोजन मिलता है, और एक केस में हमारा क्लोरीन एक्सेस है। ये एक्सेस को आप कहाँ लिखेंगे, क्लोरीन के नीचे पे, तो क्या मिलेगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो ये रिएक्शन आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए। विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली क्लोरीन प्रोड्यूसेस ए मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड, बट विथ हॉट एंड कॉन्क एल्कली, एल्कली मतलब बेस, इट गिव्स क्लोराइड एंड क्लोरेट। ध्यान सुनना, यदि कोल्ड डाइल्यूट एल्कली के साथ यदि क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हो, कोल्ड एल्कली डाइल्यूट, सॉरी कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट जानते हैं जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, एल्कली मतलब बेस, किसके साथ, क्लोरीन से पास करते तो क्या मिलता है, एक मिक्सचर मिलता है, वो मिक्सचर क्या नाम है, क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड। बट लेकिन यदि वही क्लोरीन को यदि हॉट और कॉन्क एल्कली से पास करते हैं तो क्या देता है, क्लोराइड एंड क्लोरेट। रिएक्शन देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, आप इसमें क्लोरीन से पास किए तो क्या मिला, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो क्लोराइड मिला और क्या मिला, हाइपोक्लोराइड मिला। किस कंडीशन में, जब वो कोल्ड और डाइल्यूट रीजन में हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड और डाइल्यूट रीजन में। लेकिन यही सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि आपका हॉट और क्या चीज में हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो आपको मिलता है क्लोराइड एंड, बोलिए क्या, क्लोरेट। दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोरेट और दिस इज कॉल्ड सोडियम, बोलिए क्या, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसके नीचे आप नाम लिख दीजिएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, और इसके नीचे आप क्या नाम लिखेंगे, सोडियम, बोलिए क्या, क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। याद रहेगा रिएक्शन। तो क्लोरीन का एल्कली के साथ कोल्ड और डाइल्यूट के केस में कुछ और होता है, और हॉट और कॉम के केस में कुछ और मिलता है प्रोडक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद ड्राई सिलिकेट लाइम, सिलिकेट लाइम किसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपको देता है ब्लीचिंग पाउडर। ये रिएक्शन आप पढ़े होंगे 10th में, विरंजक चूर्ण। यदि आप ड्राई सिलिकेट आयन के साथ पास करते हैं, सिलिकेट लाइम एज ए कैल्शियम, जस्ट
एज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सिलेक्टेड लाइन है। आप किससे पास कर रहे हो? क्लोरीन से पास कर रहे हो। क्या मिल रहा है? CaOCl2। किसका फॉर्मूला ये बताइए? ये फॉर्मूला हमारा ब्लीचिंग पाउडर का है, प्लस CaCl2 प्लस वाटर। समझ में आया? तो जब इसे आप पास करते हो किसके साथ? बोलिए क्लोरीन को सिलेक्टेड लाइन के साथ, आपको क्या मिलता है? बोलिए ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो इसे आप राइट डाउन कर लेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे। आगे बढ़े नाउ। अगला हमारा है क्लोरीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोकार्बन विथ गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड क्या एडिशन प्रोडक्ट विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नहीं समझे? यदि क्लोरीन को पास करता है हाइड्रोकार्बन एज ए मीथेन एज ए हाइड्रोकार्बन क्लोरीन के साथ हेलो एल्केन पढ़े आप लोग, अल्ट्रा वायलेट लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या मिला? मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल मीथेन को मीथेन से क्या मिल गया? मिथाइल क्लोराइड। तो हमने क्या कहा? क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन एंड गिव्स सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कैसा कार्बन है? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्डेड वाले। ओके, एंड एडिशन प्रोडक्ट विथ किसके साथ? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे अनसैचुरेटेड में नाम आ जाता है इथीन। C2H4 को क्या बोलेंगे? इथीन। C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लोरीन से पास करते तो क्या मिलता है? बोलिए अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन से होने से ये आपको देता है, ये भी देता है हाइड्रोकार्बन, मगर ये बाई डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या मिल गया हम लोग का? डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसका नाम C2H4Cl2। इसको क्या बोलोगे नाम? इसको बोलेंगे हम लोग डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1,2 डाइक्लोरोइथेन। यदि पूरा नाम इसका IPC बोलोगे तो क्या आ जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो। चूंकि एक कार्बन पे एक क्लोरीन, दूसरे कार्बन पे भी एक क्लोरीन, यदि इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? CH2Cl बॉन्ड CH2Cl। ओके, तो ये है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ओके, नाउ क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर मतलब वो क्लोरीन जिसमें वाटर के साथ हो। ऑन स्टैंडिंग लॉसेस इट येलो कलर। आपको पता है ग्रीनिश येलो कलर होता है। यदि इसे आप क्लोरीन वाटर में लाते हो तो ये क्या हो जाएगा? लॉसेस इट येलो कलर, अपना कलर को क्या करता है? लॉस करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। चूंकि उसमें रिएक्शन होता है और ये आपको देता है HCl और HOCl। हाइपोक्लोरस HOCl को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोक्लोरस एसिड। सो फॉर्म इज अनस्टेबल एंड डिसोसिएट टू गिव नेशन ऑक्सीजन विच इज क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। ध्यान से सुनना, क्लोरीन वाटर में यदि आप इसको पाते हो तो क्लोरीन वाटर अपना येलो कलर को लॉस करता है। येलो कलर लॉस इसलिए करता है क्योंकि HCl और HOCl फॉर्म करता है, लेकिन ये HOCl स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ये तुरंत क्या कर जाएगा? डिसोसिएट कर जाएगा HOCl, और डिसोसिएट करके आपको क्या देगा? नेशन ऑक्सीजन। और जहाँ कोई नेशन ऑक्सीजन दे वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो नेशन ऑक्सीजन के कारण ये रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज़ के लिए? फॉर किसके लिए? ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज मतलब साफ करने में क्लोरीन का इस्तेमाल क्या चीज में करते हैं? ब्लीचिंग एजेंट में रूप में यूज़ किया जाता है। कैसे? अभी हम दिखाएंगे। इट ऑक्सीडाइजेज। यदि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा? जरा देखिए, इट ऑक्साइड फेरस टू फेरिक। यदि कोई फेरस सॉल्ट है तो उसको फेरिक सॉल्ट में बदल देगा। यदि कोई सल्फाइड सॉल्ट में है तो वो सल्फेट में चेंज कर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। एंड आयोडीन को आयोडिक एसिड में चेंज कर देगा। ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो किसके कारण हो रहा है? क्लोरीन के कारण। देखिए FeSO4 फेरस सल्फेट से क्या मिल गया? फेरिक सल्फेट। बोलो क्या हुआ? इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में निकाल के देखिए, पता चल जाएगा। FeSO4 से Fe2SO4 का होल 3। तो यहाँ FeSO4 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन किया? क्लोरीन, एसिडिक मीडियम में। H2SO4 का मतलब हुआ ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है? एसिडिक के प्रेजेंस में। एसिड के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में। तो इस तरह क्लोरीन यहाँ क्या कर रहा है? फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर रहा है। उस तरह सोडियम सल्फाइड को, हमने कहा था ना सल्फाइड को सल्फेट में, ये सोडियम सल्फाइड है और ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। इस तरह क्लोरीन वाटर, देखिए क्लोरीन वाटर, ये क्लोरीन प्लस वाटर, क्लोरीन वाटर नेशन ऑक्सीजन देने के कारण ये सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। तो क्लोरीन कहा जा सकता है एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या देता है? H2SO4 में। ये क्लोरीन वाटर है, Cl2 और H2O, दिस इज क्लोरीन वाटर। ये क्लोरीन वाटर SO2 को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया। कुल मिला के समझ में आ गया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उस तरह से आयोडीन को यदि आप वाटर से क्लोरीन वाटर से पास करते तो ये आयोडीन को क्या दे देता? आयोडिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोडिक एसिड। तो कुल मिला के मेरा देखिए आयोडीन टू आयोडिक एसिड। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स कि हमारा जो क्लोरीन है एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्लोरीन वाटर का यूज हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। पहले वो
HCl और HOCl देता है, और HOCl चूंकि स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये अपने आप डिसोशिएट कर जाएगा और डिसोशिएट करके आपको क्या देगा, नेशन ऑक्सीजन। और जहाँ नेशन ऑक्सीजन देगा वो काफ़ी रिएक्टिव होगा, काफ़ी वो अनस्टेबल प्रोडक्ट है, और वो तुरंत क्या कर देगा, ऐसे प्रोडक्ट को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में, और आयोडीन को आयोडिक एसिड में। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। अभी हमने कहा था कि क्लोरीन एक पावरफुल, एक अच्छा खासा ब्लीचिंग एजेंट में से नाम आता है। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्यों ब्लीचिंग एजेंट? तो आप याद रखना, ऑक्सीडेशन के कारण ये ब्लीचिंग एजेंट को इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्लोरीन वाटर, हमने कहा था ना, क्लोरीन वाटर क्या देता है, नेशन ऑक्सीजन देता है। ये कौन सा ऑक्सीजन है भाई, नेशन ऑक्सीजन, HCl प्लस ऑक्सीजन, इजिली डिसोशिएट होता है। कलर्ड सब्सटेंस, मान लो आपके कपड़े में गंदगी लग गया, उसमें आप ब्लीच करना चाहते हैं, उस कलर्ड मैटर को साफ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करो, क्लोरीन वाटर में उसको डुबा दो। क्लोरीन वाटर क्या करेगा, ये नेशन ऑक्सीजन इस कलर सब्सटेंस को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और उस कलर को ऑक्सीडाइज करने पर क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। तो जो आपके कलर जो लग गए थे जो आपके आर्टिकल्स में, वो क्या हो जाएगा, आपका कलरलेस हो जाएगा, मतलब कलर रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स ब्लीचिंग एक्शन। इट ब्लीचेज वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर, जैसे सब्जी वगैरह का जो दाग होता है, ऑर्गेनिक मैटर का जो दाग होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। लेकिन याद रखना, ये जब भी होगा मॉइस्चर के प्रेजेंस में। क्लोरीन नहीं कर सकता, क्लोरीन तभी ऑक्सीडाइज कर सकता है जब क्या हो, मॉइस्चर प्रेजेंस हो। तो इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट। ये ब्लीचिंग एक्शन टेम्पोररी नहीं है कि फिर से वो कलर आ जाएगा जब ये काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक बार कलर हो गया, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में एक प्रोडक्ट का नाम बताओ इन मॉइस्चर में, तो हम बोलेंगे क्लोरीन एक पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है। किस कारण से? तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्योंकि क्लोरीन वाटर क्या करता है, नेशन ऑक्सीजन फॉर्म करता है, और वही नेशन ऑक्सीजन जो है कलर्ड सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके कलरलेस कर देता है। समझ में आ गया? चलिए एट लास्ट हम आपको यूजेज बताने जा रहे हैं। क्लोरीन का हम लोग यूज किस किस में करते हैं। क्लोरीन का यूज है, इट इज यूज पहला फॉर ब्लीचिंग वुड, पल्प, ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल, यानी कि वुड जैसे चीज़ों को, वुड के सामानों को, ब्लीचिंग कॉटन मतलब सूती कपड़े को, रुई को, है ना, और टेक्सटाइल या कपड़े के इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर इसको ब्लीच करने में, साफ सफाई के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन गोल्ड एंड प्लैटिनम, बहुत जगह पे गोल्ड और प्लैटिनम का निष्कर्षण करने में, इस धातु का निर्माण करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, बहुत सारे कलर, ड्रग, दवाएं और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म नाम सुने होंगे, DDT भी आप जानते हैं, जिसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप सुने होंगे, है ना, ऐसे जगह पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी को पीने योग्य बनाते हैं, उसके जर्म्स वगैरह जो है, बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेज, क्लोरीन से बहुत सारे जहरीले गैस भी बनते हैं, जैसे फॉस्जिन, COCl2, टीयर गैस, आंसू गैस, CCl3NO2, मस्टर्ड गैस, याद रखना ये नाम, Cl, CH2, CH2S, CH2, CH2Cl, दिस इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस। तो ऐसे गैसेस, पॉइजनस गैसेस, है ना, और टीयर गैसेस, है ना, और क्या बोलते हैं ये पोस्जिन जैसे जहरीले गैसेस का सिंथेसिस हम क्लोरीन से ही करते हैं। तो चलिए क्लोरीन के यूजेस के साथ आज इस क्लास को माफ करते हैं। अगले क्लास में आपके लिए हम लेके आएंगे क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसे हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, और आज नहीं, ये बताएंगे आपको हम अगले क्लास।